तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ JLDN नाइट्स इंस्टीट्यूट आपके सामने। आपको मैंने कल ही बताया था कि कल से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बात क्या है, हमारा बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है। मैंने कहा था क्लास 10th और 12th पे हम काम करेंगे। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए आया हूँ, और वो भी SST वाले बच्चों के लिए। एकदम स्पष्ट से मैं बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए नहीं है ये वीडियो है SST वाले बच्चों के लिए। अब प्रश्न क्या है, SST में जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री पॉलिटी को, इस पे हम आज एक सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं प्रॉपर। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। आज मैं क्लास 12th की हिस्ट्री पे बात करूंगा। प्रश्न ये है कि क्या सर ये 6-7 सब्जेक्ट एक महीने में पेपर खत्म हो रहे हैं, क्या तैयार हो पाएंगे? नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री को 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से आप कैसे समाप्त कर सकते हैं कि आपका 80-90 नंबर इजिली कवर हो जाए। 80 नंबर का तो पेपर ही होता है, बाकी 20 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेंगे। मतलब कि आपका अच्छा परसेंट कैसे आ जाए। अब प्रश्न ये है कि क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा, और उसको अपनाकर हम ऐसे आसानी से वो नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए आज मैं आपको समझाने वाला हूं पेपर का पैटर्न। पढ़ना लिखना नहीं करना है। मैं आपको दूंगा 12 घंटे, 12 घंटे का एक शेड्यूल बनाऊंगा, और उन 12 घंटों में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट कवर हो जाएगी। अब आप वो 12 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं, 2 दिन में पढ़ते हैं, 3 दिन में पढ़ते हैं, 4 दिन में पढ़ते हैं, लेकिन 12 घंटे में ही पूरी हिस्ट्री क्लास 12th की इतने अच्छे से समाप्त हो जाएगी कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पर उसे करना कैसे है, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझाऊंगा। पहले हमको देखना है कि क्लास 12th का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है, हम इसको समझेंगे। और जैसे ही आपने इसे समझा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो आपको यह पता चल जाएगा कि 12 घंटे में पूरी हिस्ट्री कैसे खत्म हो जाएगी। देखिए ये एक पेपर है 2025 का, आपके सामने इस तरह से आता है। रोल नंबर, टोटल मार्क 80 नंबर, समय 3 घंटे। ये सब जो लिखने पढ़ने वाला चीज है आप देख लेंगे। टोटल 34 प्रश्न आते हैं, 34 प्रश्न आते हैं। 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। यहाँ लिखा है 10-15 बजे से 10-30 बजे तक परीक्षार्थी इसको पढ़ सकते हैं, यानी 15 मिनट आपको समय मिलता है वहां पढ़ने का। मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं। उन 15 मिनट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए बात क्या है, हम पेपर दे रहे हैं और वहां नंबर ला रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है। और आप कितना पढ़े रखे हैं, पहले से कितना जानकारी रखे हैं, वो अलग चीज है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको सिखाऊंगा कि इन 15 मिनट का भी यूज कैसे करना है कि आप इजिली बहुत कम समय में, सोचिए मैं आपको कह रहा हूं 12 घंटे में हिस्ट्री कवर हो जाएगी बहुत अच्छे से, और इन 15 मिनट में वहां आपको क्या करना है ये भी बताऊंगा। आइए समझते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। यहां देखिए निर्देश क्या है, लिखा है निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए। 34 प्रश्न है, सभी अनिवार्य हैं। क ख ग घ अंगा यानी ABCDE। अब प्रश्न क्या है, यहां आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 21 तक, ध्यान से सुनिए, 1 से लेकर 21 तक इसमें क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के हैं। यानी 21 मार्क्स आप 80 नंबर में से 21 नंबर सिर्फ इससे पा सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है? क्या सर सारे पेपर का टोटल 12 चैप्टर आपके हैं, क्या 12 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर तो 12 घंटे तो केवल इसी में लग जाएंगे? नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं 1 घंटे 1 चैप्टर कवर होगा, 12 घंटे में 12 चैप्टर। कैसे पढ़ना है अभी मैं बाद में आपको बताता हूं, पहले आप पेपर पैटर्न समझ लें। 21 क्वेश्चन यहां से कवर होंगे। दूसरा क्या कह रहा है, जो खा है उसमें 22 से 27, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ठीक है। अब यहां जो 22 से 27 हैं आपके पास, प्रत्येक 3 अंक के प्रश्न हैं, और इनका उत्तर लिखना है 60 से 80 शब्दों में, ठीक है। तो अब देखिए 60 से 80 शब्द मतलब कितने हो गए, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। देखिए उत्तर कैसे लिखना है इस पे भी मैं अभी चर्चा करूंगा। क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे लिखना होता है। पहले मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। 60 से 80 शब्द का मतलब कितनी लाइन हो गई। आप मान के चलिए एक आपकी जो कॉपी होती है एग्जाम की, हमें मान के चलते हैं कि एक लाइन में आप 7 से 8 शब्द या 9 शब्द लिखते हैं। तो एक हो गया 7 से 9 मतलब 8 शब्द के आसपास। तो आपको लिखना कितना है, 60 तक पहुंचाना है, ठीक है। तो 8 7 56, 8 अठाने 64, यानी 8 से 9 लाइन में ये जो 3 अंकों का क्वेश्चन है आपको कितना लिखना है, 7 से लेकर 9 लाइन के बीच में इसको आपको समाप्त करना है, ठीक है। तो 1 नंबर वाले में कोई बातचीत नहीं करनी। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में इजीली नंबर पा सकते हैं। इसको पहले आप ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि खंड खा जो है यानी खंड बी, सेक्शन बी,
इसमें 22 से लेकर 27 क्वेश्चन जो आप करेंगे, इसकी लिमिट्स है 7 से लेकर 9 लाइन। इससे ज्यादा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इससे कम भी नहीं लिखना है, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन सी आ गया। क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न संख्या 28 से 30 यानी 28, 29 और 30, 3 क्वेश्चन इसमें जो हैं ये लॉन्ग आंसर हैं और 8 नंबर के हैं। अब 8 3 24 नंबर अगर यहां से आपको पाना, ये बहुत इजी होते हैं। मैं इसमें ये भी सिखाऊंगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं पॉइंट्स में लिखो, हेडिंग में लिखो, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे पॉइंट जरूरी है और कहां पे हेडिंग जरूरी है। यहां पे देखिए कितना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 से 350 शब्दों में लिखना है। ये कितने में आएगा? अब देखना, आप मैंने बताया था कि जब आप 60 से लेकर 80 शब्द लिख रहे थे तो 7 से 9, 8 दोहैयम 80, यानी 8 को अगर हम माने तो 10 लाइन का कितना हो गया? 10 लाइन में कितने हो गए? 8 दोहैयम 80, 80 शब्द कितने में आ जाएंगे आपके? 8 से 8 दोहैयम 80, 10 लाइन में आ जाएंगे 80 शब्द। और यहां कितना है? 300 शब्द, यानी लगभग 12 लाइन में आपके 100 शब्द आते हैं। और 12 लाइन का मतलब क्या हो गया? 1 पेज। तो इसका उत्तर कितने पेज में लिखना है? 300 से 350 शब्द। तो कितनी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी? तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके एक पेज में 20 लाइन लगभग होती है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है लगभग 3.5 से लेकर 4.5 तक पेज में। 3.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए इसका उत्तर, और 4.5-5 पेज तक आप लिख सकते हैं। जैसे मोटा मोटा अगर आपको इसका एक रेशियो निकालना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 से 18 लाइन के आसपास जो आपकी कॉपी है उसमें है आंसर छोड़ के। ठीक है, तो अब आप यहां देखे थे पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था इसमें, कि ये जो ऊपर था 60 से 80 शब्द लिखने, ये 7 से 9 लाइन में आ जा रहा था। ठीक है, अब 60 दूनी 120 शब्द हैं तो लाइन भी 7 दूनी 14 यानी 15 उसमें हो जाएगा लगभग। तो इसमें ज्यादा नहीं, 300 से 350 शब्दों में लिखना है। तो आप एक मन में बिठा ले, एकदम लाइन वाइन इतना नहीं आपको काउंट करना है, मोटा मोटा 3.5 पेज से लेकर 4.5 या हाईएस्ट 5 पेज, कम से कम इतना, हाईएस्ट 5 पेज के आसपास आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, 3.5 से कम नहीं होना चाहिए, नंबर कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका खंड घ, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से 33 है। अब देखिए 31, 32, 33 क्या लिखा है इसमें? ये स्रोत आधारित प्रश्न है, यानी एक आपके पास सोर्स दिया होगा, नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको पढ़ के इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया कि कितने क्वेश्चन में कितना क्या लिखना है, कितनी लाइंस लिखनी है। आगे क्या है? आगे हम ये देखेंगे कि आगे क्या क्या क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे यहां लिखा है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये सब हम नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप वाला भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये लिखा है, ध्यान से समझिएगा। यहां लिखा है कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में 2-4 क्वेश्चन में समझाता हूं, जैसे कथन और निष्कर्ष कैसे करना है, एलिमिनेशन का मेथड। सारे नहीं समझाऊंगा, सारे में समझाऊंगा टाइम बहुत चला जाएगा, 1-2 करके दिखाता हूं। बाकी तो मैं इस पे फोकस करूंगा कि आपको क्या करना है। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, ये 2 एग्जाम्पल है आपके पास, फिर हम कथन कारण पे बातचीत कर लेंगे, एक कथन कारण समझा देंगे। यहां क्या लिखा है? हमें टोटल 21 क्वेश्चन, हमने आपको बताया था कि कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, 21। अब आपको क्लियर दिखेगा, 21 क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो ये कैसे करेंगे, कितना देर, 1 घंटे में, 12 घंटे में कैसे सारे चैप्टर खत्म होंगे, ये भी मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको देखना यह है कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। देखिए यहां आपको ध्यान देना है, कभी कभी यहां लिख देता है कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ऐसे शब्द लिख के आते हैं और बच्चे यहां गलत कर देते हैं। सबसे पहला ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय यहां पे कभी कभी लिख देता है कि कौन सा सही नहीं है, और कौन सा सही नहीं है इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। समझ गए? ये शब्द आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कि यह लिपि वर्ण अनुक्रमिक थी, यानी वर्णमाला में थी, फिर है या बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इस लिपि में कुछ चिन्ह या प्रतीक हैं, कह रहा है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या हड़प्पा को हम पढ़ पाए हैं? हमने पहले ही बता दिया था कि हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, यानी हड़प्पा की लिपि क्या है, पढ़ी नहीं गई है। ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है,
क्योंकि ये कह रहा है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तीनों गलत है, क्योंकि यहाँ ये लिखा वर्ण कर्मक थी नहीं, ये कैसी थी, कीलाकार थी, या बाएं से दाएं नहीं, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तीसरा, कुछ ही चिन्ह या प्रतीक है नहीं, लगभग 350 से 400 प्रतीक हैं। तो इतना टॉपिक नहीं, आपको मेन देना है इसने सही साफ क्या लिखा है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये सबको पता है। दूसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस तरह मिट्टी के बने हल, मिट्टी का हल कहां मिला है, बनावली। अब देखिए यहाँ बनावली कहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ये उत्तर मिल गया। तो ये तो इजी तरीका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दिक्कत आती है, जैसे ये आता है आपका कथन या कारण। तो कथन और कारण पे हमें फोकस करना है, तो हम उस पे देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ ये जो है कथन और कारण, यहां दे रखा है कथन, यहां दे रखे हैं कारण, और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कथन क्या है, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसको करना कैसे है, देखिए जब भी कथन और कारण का क्वेश्चन आए तो पढ़ने का तरीका आपका ऐसे होगा, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्योंकि आप अपने मन से आगे लगा दीजिए, क्योंकि ये जब लगा देंगे आप अपने मन से तो आपको इसका उत्तर खोजने में आसानी होगी। क्योंकि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उलझनों में बांध रखा था। क्या इस वजह से यह धर्म फैल रहा था? आप समझिए, बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, ये तो बात सही है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो उस समय की धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, बिल्कुल असंतुष्ट थे, और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझन में बांध रखा था, इस कारण ये फैल रहा था। दूसरा तरीका पढ़ने का है, पहले नीचे वाला पढ़िए, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था, इसलिए बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो अब ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों बातें सही हैं, तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए, 2 एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2 कि क्या सही है और क्या इसकी सही व्याख्या। देखिए, अगर लोग असंतुष्ट नहीं होते धार्मिक प्रथाओं से, उनके मन में उलझन नहीं होता, तो शायद इतना तेजी से बौद्ध धर्म नहीं फैलता। तो उत्तर हो जाएगा ए, सही व्याख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ने का तरीका क्योंकि और इसलिए लगा के करेंगे तो प्रायः क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे यहां लिखा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, एक ये भी दिखा देता हूं इसको कैसे करना है। वैसे पूरा एलिमिनेशन कैसे आपको करना होगा ये मैं सिखा दूंगा, आज मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं मेन चीजें। क्या लिखा है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या लिखा है इसमें, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यह बात तो सही है। संसार के त्याग की आवश्यकता है, यह बात भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम। देखिए अब क्या सही है क्या नहीं। अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, तो ये तो पता है। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, तो चौथा तो गारंटेड सही है। अहिंसा बुद्ध और जैन का सबसे मेन बात है, तो चौथा किसमें है, इसमें नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, बाकी सब में है। फिर क्या लिखा है, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ये बात भी सही है। तो पहला सही है, पहला इसमें नहीं, ये भी हट गया। अब बचा 1 2 4, 1 3 4, तो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, ये तो सही है। अब हमको देखना है दूसरे और तीसरे में कि कौन सा गलत है। दूसरा कह रहा है संसार के त्याग की आवश्यकता है, और तीसरा कह रहा है अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो संसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम। नहीं, संसारिक अस्तित्व नहीं, मोक्ष प्राप्त करना है तो संसार का त्याग करना पड़ेगा। तो 2 सही उत्तर हो गया ये। तो इस तरह से 21 क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में 1 नंबर वाले सॉल्व करा के बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी आप समझ गए हैं कि एक 21 क्वेश्चन जो है, यानी 21 क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। हमारा विषय यह था कि 12 घंटे में हम कैसे करेंगे। तो देखिए, हमको पढ़ने का तरीका कैसे इस्तेमाल करना है, लिखने का आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, 1 नंबर वाले कैसे करने, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टोटल हमें काम कैसे करना है। देखिए, यहां मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि आपकी हिस्ट्री की बुक में कितने चैप्टर हैं। यहां देखिए जरा सा,
मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, आपके बुक को दिखा दूं जिससे आप समझ पाए। एनसीईआरटी की किताबें, अब देखिए यहाँ अगर 12th में हम हिस्ट्री ओपन करते हैं तो आपके पास कितनी किताबें हैं इतिहास की? आपके पास 3 किताबें, 1 2 3, तीनों में टोटल चैप्टर कितने हैं? 12 चैप्टर हैं, ठीक है। अब 12 चैप्टर और 12 घंटे हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईंटें मन की अस्थियां, राजा किसान नगर, बंधुत्व जाति वर्ग, विचारक विश्वास और इमारतें, ठीक। अब प्रश्न यह है कि हर चैप्टर को 1 घंटे में हम कैसे कवर करेंगे? तो देखिए लिखने का तरीका क्या है। मान लीजिए मैं एक यहां से लूंगा, एक दूसरे बुक से, तीसरे बुक से। पहले चैप्टर से मैं क्या लेता हूं? आज मैं ले रहा हूं ये क्वेश्चन आपका हाँ, कौन सा चैप्टर सही रहेगा? राजा किसान नगर, बंधुत्व जाति वर्ग, ईंटें मन की अस्थियां, पहला चैप्टर ले लेता हूं। चलिए पहले चैप्टर को मैं आपको समझाता हूं यहां से। देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं पहला बुक से पहला चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है? ईंटें, ठीक है, मन के और अस्थियां। हमने बताया है हर चैप्टर के लिए मैंने 1 ही घंटा रखा है, 1 घंटा, यानी एक चैप्टर पे 1 घंटा, यानी 12 चैप्टर को 12 घंटे में कवर करना है। पेपर कैसे सॉल्व करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिखाने के लिए कि एलिमिनेशन मेथड, कथन और कारण पूरा समझाऊंगा। आज पहले आप ये समझ लें कि मेन काम हमें क्या करना है। ये पहला चैप्टर है, ऐसे इसमें 4 चैप्टर हैं, इसमें 4 चैप्टर हैं, टोटल 12 चैप्टर हैं। तो इन 12 चैप्टर को 12 घंटे में आप कैसे कवर करेंगे? क्या सर पूरा चैप्टर पढ़ें फिर उसका प्रश्न उत्तर लिखें फिर उसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन करें? नहीं, हमें करना क्या है, हमने एक चैप्टर उठाया इसमें से ईंटें मन की अस्थियां। अब इसमें क्या क्या आपको तेजी से कवर करना है। देखो कहानी आपको गूगल उठाएंगे, गूगल पे जाएंगे या जेमिनी पे जाएंगे और बोलेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 ईंटें मन की अस्थियां, इसका हमें सारांश बताओ हिंदी में शॉर्ट में। तो आपको वो 5 से 10 मिनट में इसका सारांश बता देगा कि ये हड़प्पा टाइम की बात है, 2600 से लेके 1900 BC की बातचीत है। भारत में एक शहरी सभ्यता थी जिसकी फलाना फलाना विशेषताएं थी। फलाना फलाना मतलब वो आपको 5 मिनट में बता देगा कि यहाँ पर समकोण में सड़कें बनी हुई थी, पक्का शहर बना हुआ था, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, घर में प्राइवेसी का ध्यान रखकर घर बनाए जाते थे, इनका व्यापार दुनिया भर में चलता था, जिसमें आप कह सकते हैं बहरीन यानी दिलमुन, ओमान, ठीक है, यानी जो पश्चिम मध्य एशिया वहां इनका व्यापार चलता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया से व्यापार चलता था। कुछ जो मुख्य स्थल हैं जिसमें मोहनजोदड़ो का नाम आएगा, जो शहर के लिए प्रसिद्ध था, जहां पे 2 बड़े स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ठीक है। क्या क्या मिले हैं आपको पता होगा, विशाल संरचना मिली है जिसमें एक है स्नानागार, बड़ा स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, आयताकार बना हुआ है। दूसरा क्या है तो जिसमें स्टोर रूम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बड़ा सा स्टोर रूम मिला है। तो ये बातें 10 मिनट में बता देगा। तो लेकिन आपको क्या करना है, सारांश जानने के बाद हर चैप्टर का, जैसे इसमें लिखा ईंटें मन की अस्थियां, तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। तुम कहोगे सर हड़प्पा के सारे लोग तो मर चुके हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं। हड़प्पा का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इसकी खोज कैसे शुरू हुई, तो आपका नाम आएगा। किसका नाम आएगा? कनिंघम का भ्रम, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे? 4 लोग हैं, इसमें ऐसे व्यक्तियों की सूची बना ली है, ठीक है। आप नहीं बना पाते हैं तो मैं बना के दे दूंगा, इजी हो जाएगा, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। कौन कौन है इसमें? तो एक व्यक्ति है कनिंघम, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन है? जॉन मार्शल इस चैप्टर में। तीसरे व्यक्ति इस चैप्टर में कौन है? डेल्स। चौथे व्यक्ति इस चैप्टर में कौन है? व्हीलर, ठीक है। अब इनसे कुछ कनेक्टेड कहानियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है और बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हड़प्पा का समरी आपने 10 मिनट में पढ़ लिया, शहर कैसा था, जल निकासी कैसी थी, क्या क्या विशेषताएं थी, व्यापार कैसा था, उनकी मोहर, मन के बत्तियां, ये सब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब बचा जो 50 मिनट, उसमें जो क्वेश्चन आप में बनेंगे, बड़े क्वेश्चन जो हम कहते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन या 8 नंबर वाले क्वेश्चन, वो यहां से बनते हैं। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? कनिंघम, जॉन मार्शल, डेस, व्हीलर। व्यक्ति के बाद दूसरा लाइन आपको यहां लिखना है घटनाएं। क्या लिखना है? महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या क्या घटना हुई है हड़प्पा में, वो इस लाइन में लिखना है, ठीक है। क्या क्या घटना हुई है, तो आप देखिए कि अगर हम घटना की बात करते हैं तो 3-4 घटनाओं का ध्यान रखना है।
जैसे 3-4 घटनाओं का ध्यान रखना है। क्या क्या घटनाएं हुई थी? एक, सबसे पहले हड़प्पा का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग और समापन। ये दो चीज रखना है घटनाओं में कि स्टार्ट कब हुआ और समापन कब हुआ, स्टार्टिंग का कारण क्या था, ठीक है। और हड़प्पा में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये घटनाएं इनसे कनेक्टेड हैं, व्यक्तियों से। जैसे खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। कब की? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया को 1924 में इन्होंने बताया, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो अब आपको क्या करना है, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गई, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, टाइम पीरियड का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग और समापन। और चूंकि चैप्टर का नाम आपको फोकस करना है, चैप्टर के नाम में 3 बातें क्या है? ईंटें, मनके और अस्थियां। ये क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट वस्तुएं हैं जिससे हमको यहाँ की जानकारी मिलती है। तो अब ये महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है, इनसे जुड़ी घटनाएं आपको 2-2 लाइन में लिखनी है। जैसे कनिंघम क्यों फेमस थे? तो आपको है कनिंघम का भ्रम। क्या भ्रम था कनिंघम का? यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद आ जाएगा कि कनिंघम का भ्रम ये था कि जो भारत की सभ्यता है वो सिंधु घाटी में नहीं बल्कि गंगा की घाटी में प्रारंभ हुई है, और ये मानते थे, लिखित साक्ष्यों पर विश्वास करते थे, इसलिए इनको भ्रम हो गया और ये नहीं खोज पाया हड़प्पा को। दूसरा कहानी दिया है जॉन मार्शल का। तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदारी संभाला, ठीक है, कनिंघम के बाद। और आपको पता है कि दुनिया को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज 1924 में किसने दी? जॉन मार्शल ने दी। क्या क्या खोजा? पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो। अभी स्थल कहां है? पाकिस्तान में है। उनमें 2 भारतीयों का नाम कौन इंपॉर्टेंट है? तो आपको नाम है हड़प्पा किसने खोजा और मोहनजोदड़ो किसने खोजा, याद कर लीजिए, राखल दास बनर्जी। और एक नाम और है जो आपको बताना है, तीसरा है डेल्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, आपको बस ये ध्यान रखना है, व्यक्ति का नाम लिख लेना है, टाइमिंग लिख लेनी है, घटनाएं लिख लेनी है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जॉन मार्शल के बारे में, तो हो गया कनिंघम का। डेल्स कौन थे और व्हीलर कौन थे? तो देखिए, व्हीलर के बारे में दिया है कि ये जब खुदाई होती है तो यहां से एक बड़ा भयानक प्रश्न बनता है, बच्चे उत्तर नहीं लिख पाते। 2 तरह की खुदाई होती है। एक खुदाई होती है जिसको हम कहते हैं लंबवत, ओरिजेंटल, और एक खुदाई होती है क्षैतिज। तो व्हीलर के आने से पहले जो खुदाई हुई थी वो क्षैतिज खुदाई हुई थी। क्षैतिज खुदाई का मतलब ऊपर ऊपर से खुदाई कर देना, जिससे मिट्टी के लेयर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और गहराई से जांच नहीं हो पाती है। तो व्हीलर के आने से पहले क्षैतिज खुदाई हो रही थी, लेकिन जब व्हीलर आते हैं तो ये चूंकि आर्मी के जनरल रह चुके हैं, कई जगहों पर खुदाई कर चुके थे, बड़ा अनुभव था इनके पास, तो इन्होंने कैसी खुदाई की? लंबवत खुदाई की। और इसके कारण हम स्पष्ट रूप से मिट्टी के लेयर्स का अलग अलग अध्ययन कर पाए। तो ये हो गया व्हीलर की बातचीत। क्या और कोई बात है व्हीलर की? हाँ, तो देखिए यहां पर जब हम हड़प्पा का समापन पढ़ते हैं तो डेल्स और व्हीलर की क्या कहानी है? तो एक कहानी दे रखी है जिसमें इन दोनों ने एक पेज आपके बुक में दे रखा होगा अलग से कि हड़प्पा का अंत कैसे होगा। ये दोनों उनसे कनेक्टेड हैं, वो घटना आप देख लेना, ठीक है। इसमें से जैसे कौन है, शायद व्हीलर या डेल्स, किसी ने यह बताया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आर्यों के आक्रमण से समाप्त हुई। तो व्हीलर ने जो ये बताया कि आर्यों के आक्रमण से समाप्त हुई, ये सब बातें प्रूव कर दी गई हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। तो इनसे, ये जो व्यक्ति हैं, इनसे जुड़ी घटनाएं हैं, जो टाइमिंग है, चूंकि समय कम है मैं बहुत तेज बता रहा हूं आपको, इन सारे चीजों को आप 1 घंटे में एक नोट्स के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक ऐसा नोट प्रोवाइड कर दूंगा कि जिसमें व्यक्ति, घटना और टाइमिंग होगी। इसके लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट में पढ़िए समरी। और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि हड़प्पा की विशेषताएं बताओ, ऐसा पुराना था, टाइम बदल गया। ये तो बहुत सिंपल आप लिख लेंगे। अगर ऐसे सोचिए कि अगर आपने हड़प्पा की समरी पढ़ ली, ठीक, और आपसे पूछा कि हड़प्पा की विशेषताएं बताओ, तो समरी में बता देगा कि बढ़िया सड़क होती थी, पक्के मकान होते थे, लोग व्यापारी थे, हो गई विशेषता। 2-3 हेडिंग में आपने झोंक दिया, आपके नंबर आ गए। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि लंबवत और क्षैतिज खुदाई में क्या अंतर है, कनिंघम क्यों महत्वपूर्ण थे, इन्होंने क्या किया, मार्शल ने क्या किया, तब क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति, उससे जुड़ी हुई घटनाएं, उनकी खोज और ये टाइमिंग जो है स्टार्ट और समापन का, ये आपको ध्यान रखना है और इनके कारणों का ध्यान रखना है। ये इस तरह से आप 1 घंटे में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे तो 12 घंटे में 12 चैप्टर हो जाएंगे। जैसे अगर आप कहिए तो मैं आपको कोई और भी एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे यहां पे देखिए, इसमें दूसरी बुक है,
इसमें किस चैप्टर को आपको समझाऊं? भक्ति सूफी परंपरा, यात्रियों के नजरिए। चलो यात्रियों के नजरिए आपको बता देता हूं। सेकंड चैप्टर देखिए बात क्या है, इसमें क्या लिखा है। इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ चैप्टर का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा है चैप्टर के नाम में? यात्रियों के नजरिए। और इसमें क्या लिखा है? समाज के, यात्रियों के नजरिए में आपको क्या लिखा है? यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, और लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। अब इस चैप्टर को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमको देखना है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बातचीत क्या है। तो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज निकालेंगे तो 3 यात्री मिलेंगे। चैप्टर का नाम ही इनके नजरिए, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। बाकी तो आप एक एक नंबर के जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उतना डाटा मिल जाएगा। यहां हमको जो मुख्य बातें हैं कि यात्री कौन है, वो तो 3 नाम लिखा हो, तीनों की टाइमिंग यहां भी लिख रखी है। एक जो पहला नाम मिलेगा वो किसका मिलेगा? अल बरूनी का मिलेगा। दूसरा नाम किसका मिलेगा? इब्न बतूता का मिलेगा। और तीसरा नाम इसमें किसका मिलेगा? तो बर्नियर का मिलेगा। इसके अलावा और भी हैं, तैवर्नियर है, अब्दुल रज्जाक, समरगंदी है, फलना ढमका, उसको नहीं पढ़ना ही, मतलब वो एक नंबर में जब आप सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा। 1 घंटे में आप इस चैप्टर को ऐसे कैसे तैयार करें कि यहां से क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो यही जो मैं बता रहा हूं यही करना है। ये 3 राइटर्स हैं, इसमें 3 यात्री हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी टाइमिंग क्या है? सबसे पहले अल बरूनी आएगा 11वीं सेंचुरी, फिर 11 के बाद 14 14वीं में इब्न बतूता आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा बर्नियर 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब अल बरूनी आएगा भारत में, तो अल बरूनी किसके साथ आया था? गजनी के साथ, है ना, महमूद के साथ। तो इस टाइम तो भारत में सल्तनत काल की स्टार्टिंग होगी। जब इब्न बतूता आएगा तो सल्तनत काल है, और जब बर्नियर आएगा तो मुगल काल है। तो डाटा बेस आपको मेन एक काल पता चलनी चाहिए। इब्न बतूता किसके टाइम में आएगा? ठीक है, तो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। अब ये क्वेश्चन, बस ये 2 नाम आपने लिखा है और इन दोनों का रिलेशन खोज लेना है। ये आएगा किसके साथ? महमूद गजनी के साथ आएगा, और जब ये आएगा तब भारत में सल्तनत काल की स्टार्टिंग होगी। और बर्नियर किसके टाइम में आएगा? मुगल काल। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इनसे रिलेटेड करके बनेंगे। अब इनकी जो अल बरूनी की जब आप पढ़ेंगे, आपने 1 घंटे में क्या क्या पढ़ना है? टाइम लिख लिया, कनेक्शन लिख लिया। अब अल बरूनी जब भारत में आएगा तो ये क्या काम करेगा? तो इसके बारे में पहले तो 2 लाइन इंट्रोडक्शन याद रखिए कि कई विषयों का ज्ञाता है अल बरूनी, हिब्रू जानता है, फारसी जानता है, भारत में आएगा, संस्कृत सीखेगा, क्या करेगा? तो अल बरूनी भारत को समझेगा, भारत के समाज को, भारत के धर्म को, कल्चर को, सब कुछ समझता है, वर्ण व्यवस्था समझता है, सोसाइटी समझता है। उसके बाद एक बुक लिख देता है। अल बरूनी का बुक का नाम क्या है? बस वो आपको दिमाग में रखना है, किताब उल हिंद। इसमें इसने भारत के बारे में लिखा है। लिखने का तरीका क्या है? पहले प्रश्न पूछता था, फिर उत्तर लिखता था। ये हो गया अल बरूनी। दूसरा नाम क्या? इब्न बतूता। कहां से आया है? मोरक्को से आया है। कब आया है? 14वीं सेंचुरी में। किसके टाइम में? बिन तुगलक के टाइम में। बढ़िया डाटा है। तुगलक ने इसको काजी बना दिया। ये क्यों काजी क्यों बनाया? क्योंकि उर्दू जानता था, इस्लाम का ज्ञाता था, भारत में आया, भारत का अध्ययन किया, बाद में इसको भेजा गया था। तो ये कई भारत के, इसको इब्न बतूता घूमने का बड़ा शौकीन था। तो भारत के दक्षिण भारत में मालाबार तट पे गया, फिर चाइना भी गया, काफी जगहों पे घूमा। तो इसकी विशेषता क्या है? काजी है, उर्दू का ज्ञाता है। इसकी बुक का नाम क्या है? रिहला। क्या नाम है? रिहला इसके बुक का नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रिहला। रिहला में क्या लिखेगा ये? अब देखो किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में है, तो भी भारत के समाज के बारे में लिखेगा। लेकिन मेन पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि तीनों के राइटिंग में अंतर क्या? अल बरूनी जो फोकस कर रहा है वो भारत के समाज और संस्कृति को फोकस कर रहा है। वैसे तो कोई चीज छोड़ेगा नहीं, 80 अध्यायों में लिखा है इसने, 80 टॉपिक्स पर। बट मेन क्या लिखा है? समाज और संस्कृति। जो आपको उत्तर में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन बहुत डीपली, पूरा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पूरी बुक छापनी, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अल बरूनी के बारे में पूछ लिया तो लिख लेना है। इब्न बतूता किस चीज को लिख रहा था? मेन फोकस किस पे था इसका? समाज पे था, संस्कृति पे था? नहीं, इसने जो मुख्यतः चीजें लिखी हैं वो लिखा है बाजार पर। किस पे लिखा है? बाजार पर, भारत का बाजार। तो इसने दिल्ली और दौलताबाद 2 बाजारों का चित्रण किया है। कैसे किया है? बाजार बड़े चहल पहल से भरे थे, गीत संगीत नृत्य आदि की व्यवस्था थी, सोना चांदी हीरे स्फटिक सब बिक रहे थे, लोग पैसे वाले थे, चमक दमक से भरे थे। इसने उस समय जो मिस्र की मार्केट थी उससे तुलना कर दी है, तो बहुत बढ़िया है, या मेसोपोटामिया की मार्केट से। तो किस बारे में बात किया? बाजार के बारे में।
मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, दिल्ली दौलताबाद। तीसरा आ गया बर्नियर। अब बर्नियर भी भारत आया 17वीं सेंचुरी में, फर्रुखसियर का ये इलाज कर रहा था, एक डॉक्टर भी था। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे आप, इससे कनेक्शन निकालिए फटाफट। कब आया, 17वीं सेंचुरी। कहां से आया, फ्रांस से आया। क्या किया, तो इतिहासकार भी था, डॉक्टर भी था। क्या कोई बुक लिखी, हाँ, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, इसके बुक का नाम है। अब ये इसका बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। तो इस बुक को, इसके लिखने का तरीका क्या है, देखिए, ये पूरब से पश्चिम की तुलना करता था। पूरब मतलब भारत, पश्चिम मतलब इनका देश फ्रांस और यूरोप। तो तुलना में ये हमेशा से, इसकी पूर्व धारणा थी, पहले से इसको सेट था कि भारत बेकार है, पूरब बेकार है पश्चिम की तुलना में। तो इसने जो भी सारी कंपेयरिंग की है वो पश्चिम को अच्छा बताया है, पूरब को खराब बताया है। जैसे एग्जांपल लीजिए, इसने अपनी बुक में कहा है, मुगल राजा को कहा है भिखारियों का राजा, यानी भारत के लोग भिखारी हैं और मुगल राजा कौन है, उनका राजा है। ऐसे इसने बताया है कि जो जमीन है वो सब राजा की है, किसी के पास व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है, इस कारण यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है अच्छे से। ये सारी बातें इसने की, खत्म चैप्टर। बस यही 3 है इसमें। बाकी जो भी चीजें हैं वो, जैसे गांव में जब दूध लेते हैं ना, कहते हैं थोड़ा घतुआ डाल दो, बाकी चीजें घतुआ हैं, कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये पूरा खत्म कर देंगे इससे। और अगर हम देखें तीसरी बातचीत, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का नाम निकाल लेना है, उनसे संबंधित डाटा, उनसे संबंधित घटनाएं, उनसे संबंधित कोई बुक है, वहीं से घूम घूम के सारे चैप्टर बनते हैं। अगर ऐसे ही आप तीसरा बुक भी देखना चाहते हैं तो देखिए, इसमें कोई एक चैप्टर पे अगर हम बात करें, संविधान का निर्माण, विद्रोही राज, उपनिवेशवाद, विषय और सूची, किस को पढ़ाते हैं, चलिए इसमें कौन सा बेटर है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, महात्मा गांधी पढ़ा दें या विद्रोही और राज पढ़ा दें। चलो यही पढ़ लेते हैं, विद्रोही और राज। अगर इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पे चैप्टर आ जाएगा 1857 का आंदोलन। इसमें कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, घटना क्या क्या है। देखिए, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आपको बहुत लंबी कहानी नहीं पढ़नी, बहुत सारे हेडिंग हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, वो हम समरी के रूप में पढ़ लेंगे, या जब हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अभी एक मोटा मोटा अगर आपको पढ़ना है कि 1 घंटे में हम इस चैप्टर को कैसे खत्म करें, तो 12 घंटे में 12 चैप्टर कैसे खत्म करेंगे, तो इसको आप कैसे खत्म करेंगे, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो 1857 में 3 चीजें पढ़नी है। कब हुआ 1857 में, क्यों हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, और व्यक्ति के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसमें दिनांक या डेट भी आ जाएंगे। बस ये चीज आपको इसमें खोजना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, तो इसमें कई कारण हैं, ठीक है, जो आप हेडिंग बनाते समय लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या कारण होते हैं, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है, ऐसे बहुत कारण हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्यों हुआ, तो धार्मिक कारण आप देखिए, तत्कालीन विद्रोह क्या था, एनफील्ड राइफल का आना। एनफील्ड राइफल जो था उसको दांतों से खोलना पड़ता था, जिसमें सुअर गाय की चर्बी लगी थी। इसी कारण मंगल पांडे ने तो विद्रोह किया था। ये विद्रोह इसीलिए हुआ था। मंगल पांडे साहब नाराज हो गए कि क्या यार, ये सुअर गाय भ्रमित कर दिया हमको, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हो गया विद्रोह। तो धार्मिक कारण हो गया। और क्या था धार्मिक कारण में, अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो ये भी हल्ला था कि बाजार में जो चावल गेहूं मिल रहा है ना, उसमें भी जानवर के हड्डी का चूरा मिला है, एक कारण हो गया। 2, तो एक आप हेडिंग बना के 3-4 पॉइंट्स में इसको लिख सकते हैं। और ईसाई मिशनरियां आके प्रचार कर रही थी, हमारे धर्म को बर्बाद कर रही थी। आर्थिक कारण में देखें तो किसानों की हालत खराब है, टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, जमींदार टैक्स वसूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस कारण आर्थिक हालत भी लोगों की ठीक नहीं है। वेतन भी कम था जो सरकारी कर्मचारी थे। सामाजिक कारण की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, लोगों को बर्बाद कर रही, क्योंकि इंग्लिश, उनको लगता था कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे कल्चर को खराब कर देंगे, यहाँ संस्कृति भी कर दिया। सामाजिक कारण में देखिए और सांस्कृतिक कारण में देखिए, विधवाओं को लेकर इनकी जो विचार थी अंग्रेजों की, वो था विधवा विवाह होनी चाहिए, ठीक है, सती प्रथा का विरोध करते थे ये लोग, कानून भी लेकर आए थे, ठीक है, 1829 में। तो ये सारे वो कारण हैं जिसके कारण से ये 1857 का विद्रोह हुआ। इसको पढ़ने के लिए 10 मिनट चाहिए, नहीं आपको समय मिलता है, आप जेमिनी से बोल दिए, चैट जीपीटी से बोल दो यार, 10 मिनट बना के दे देगा पूरा। ऐसे चैप्टर का नाम डालो 1857 कब हुआ, क्यों हुआ,
सीधे उसी में डालो, कारण बताएं, वो कारण बता देगा, परिणाम बताएं, परिणाम क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब विद्रोह में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे, तो यहां नाम याद उस आप सीधे डालो चैट जीपीटी पे कि कौन व्यक्ति थे, तो उसमें नाम आ जाएगा झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई। और क्या आ जाएगा, नाना साहब कानपुर से थे, इनकी पेंशन बंद की गई थी, रानी को गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया था, दत्तक पुत्र गोद लिया तो इनका राज्य छीन लिया, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया। कुंवर सिंह बिहार आरा से थे, इनकी जमींदारी छीन ली थी इसलिए नाराज थे। बेगम हजरत महल, इनकी क्या दिक्कत थी, यानी नवाब वाजिद अली या बेगम हजरत महल ये लखनऊ अवध के क्षेत्र से कर रही थी, इनका राज्य कुशासन का आरोप लगाकर छीन लिया था। बस जीडीपी बता दे, चैट जीपीटी या जेमिनी बता देगा 5 मिनट में सारे क्लियर। तो आप आसानी से मात्र 10 से 15 मिनट में क्यों हुआ, परिणाम क्या थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे मैंने बता दिया ऐसे आपको जान लेना है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में थे, धार्मिक रीजन से विरोध कर रहे थे, तो गिने चुने 4-5 नाम हैं, तो सबके कारण है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए। अब घटनाएं कहां कहां होंगी, तो इन लोगों के तरीका क्या है, जैसे कुंवर सिंह बिहार में लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को मारा, लक्ष्मीबाई ने झांसी में कांड किया, लड़ाई लड़ी, बेगम हजरत महल ने अवध का क्षेत्र संभाला, उनका लड़का बिरजिस कत्र हो गया, डाटा खत्म हो गया। ठीक है, बाकी तो लिखा बहुत सारा है, इसको जब आप पढ़ेंगे, लूटपाट विद्रोहियों ने किया, पहले बंगाल से निकले, फिर वहां दिल्ली गए, दिल्ली में नेता किसको बनाया, तो नेता किसको बनाया, बहादुर शाह जफर को बनाया, उनका भी नाम लिख लीजिए, उनका क्या रोल है इसमें ये भी पढ़ लीजिए। व्यक्तियों का नाम अगर आपने पढ़ लिया, घटनाएं पढ़ ली, तो सारे क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड बनते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया है उसका इस्तेमाल करेंगे, चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज करेंगे, कोई भी जो चैप्टर है, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर है आप सीधे सीधे उसका नाम डालेंगे, और उस नाम में जैसे इसमें लिखा है ना विद्रोही और राज, तो उसका नाम, उसमें क्या क्या देखना है कि इसमें क्या घटनाएं हुई हैं, क्यों घटनाएं हुई हैं, घटनाओं का कारण क्या था, घटनाओं के परिणाम क्या हुए, इस चैप्टर में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति ने क्या काम किया है, यानी उस व्यक्ति से जुड़ी जो घटना है वो क्या है। बस इतनी चीज आपको चैट जीपीटी या जेमिनी से सर्च कर लेना है और वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 12 चैप्टर आपके 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। ये सर्च करने में 1 घंटा नहीं लगेगा आपको, 10 मिनट में चीजें आ जाएंगी, 1 घंटे में आप इसका नोट्स रेडी कर लोगे, तो आप मान के चलिए कि 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर ठीक है, अगर हम किसी चैप्टर को चैट जीपीटी या जेमिनी से ये सर्च कर लेते हैं क्या, क्यों, कारण, परिणाम, व्यक्ति और घटनाएं, तो क्या 20% छूट रहा है, वो कैसे होगा। मान लो 1 नंबर में कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ गया या एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया, तो समझें उसके लिए मैं आपको सारे चैप्टर का, यानी ये जो 12 चैप्टर हैं, मैं इसका PYQ सारे चैप्टर का करा दूंगा, हिस्ट्री का, प्लस मैं आपको शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर ये कैसे लिखना है इसको भी बताऊंगा। जैसे बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि सर जो लॉन्ग आंसर है उसको कैसे लिखें, हेडिंग बना के लिखें, पॉइंट्स में लिखें, स्टार्टिंग कैसे करें, अंत कैसे करें, समझो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जो सेकंड वीडियो आएगी, ये तो मैंने पढ़ने का तरीका बताया, सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना, एंड कैसे करना, बीच में क्या रहेगा, बड़े क्वेश्चन की स्टार्टिंग, बीच में जो फ्लो है उसमें हेडिंग पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट का यूज हमें कहां करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है कि एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा पूरा नंबर दे दे, ये भी एक कला है। और सेकंड वीडियो जो मेरी हिस्ट्री की बनेगी, चैप्टर पढ़ने का तरीका बता दिया हूं, सेकंड आंसर राइटिंग करना मैं सिखाऊंगा। और अगर कोशिश करिए तो आप खुद, मैं बता दे रहा हूं, आप एनसीईआरटी का ऐप ऐसे ओपन कर लीजिए और यहां से आप खुद 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का ऐप खोलेंगे आप और यहां से स्वयं आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं सारा आके यहाँ पढ़ाऊं, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया कैसे बुक पढ़नी है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी के एमसीक्यू, इसको ओपन करिए और जैसे ही ओपन करेंगे क्लास 12th का, आप सीधे सीधे गूगल पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी ऐप हिंदी माध्यम। देखिए यहाँ पे आ गया, किसका करना है, पहले वाले बुक का करना है, ये लिख के आ जाएगा, यहाँ से ओके कर दोगे, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट, सॉल्व करो। नहीं आता है, अगर गलत कर दोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ओके कर दिया, सही हो गया, अगर फिर भी गलत हो रहा है तो आप यहाँ से इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे व्याख्या भी लिखी हुई आ जाएगी कि क्या दिक्कत थी, ठीक, ये व्याख्या लिखी आ जाएगी।
एक्सप्लेनेशन भी। तो ये काम आप खुद कर सकते हैं एनसीईआरटी ऐप से या गूगल से कर सकते हैं। दूसरा, पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। तीसरा, यानी कल की जो वीडियो होगी मेरी वो आंसर राइटिंग बेस्ड होगी, यानी हर चैप्टर में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अच्छे बनाए जा सकते हैं और उससे जुड़ा कुछ डाटा अगर आप याद कर लिए तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमको क्या करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पे बनेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।